बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी एग्जाम शुरू हो गए हैं आप लोगों के, तो आप लोग टेंशन में हो। तो कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उन लोग की ज्योग्राफी के पेपर्स के लिए उन लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कराना है। तो चलो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फटाफट रिवीजन लेके। तो ये जो लास्ट मोमेंट पढ़ाई है हम लोगों की, आप लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस, ये लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। आप लोग जाइए देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो ठीक है। अदरवाइज ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ आप लोग को वही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस यानी क्या, समंदर। तो द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, माध्यम क्या है, तो ओशियन है। ओशियन यानी महासागर, सी समंदर, रिवर्स नदी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वेयर्स एंड ग्राउंड वाटर आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। और ये तुम लोगों को एग्जाम में आ सकता है या फिर राइट टू नेम्स में भी आ सकता है, तो इतना तुम लोग याद रखना। उसके बाद है सॉल्ट्स इन वाटर यानी पानी में नमक। 1. इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज क्वाइट लो, पीने के पानी में जो सॉल्ट होता है वो बहुत कम होता है। देन 2. वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सीज हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हैंस इट्स टेस्ट सॉल्टी। तो अभी समंदर का पानी देखो, तुम लोग अगर किसी बीच पे गए रहेंगे तो वो पानी जब मुंह में जाता है तो कैसे लगता है, पूरा खरा खरा नमक का पानी लगता है क्या नहीं। तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है सॉल्ट की मात्रा जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके लिए वो पानी हम लोग को बहुत ही खारा और सॉल्टी लगता है। उसके बाद है 3 कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन ओशियन वाटर। तो क्यों बढ़ता है समंदर के पानी में खारापन, ठीक है। तो remains of aquatic life, trees and bushes flowing with the river water etc. gets decomposed in oceans, releasing various minerals and salts in the ocean water. अभी देखो जो नदी के पानी के साथ जो भी कचरा बह के आता है, तो वो नदी का पानी जो होता है वो आखिर में कहाँ से जाके मिलता है, समंदर पे जाके मिलता है क्या नहीं। तो उसके वो जो होता है सब वो डिकम्पोज होता है समंदर के पानी में जाके, और फिर समंदर का जो पानी होता है वो और खारा हो जाता है। उसके बाद है 2 वॉल्केनिक इरप्शंस taking place in oceans results in adding of different minerals, ashes, salts and gases to the ocean water. अभी वॉल्केनिक मालूम है ना तुम लोग को, वॉल्केनो आता है ना, जो मैंने तुम लोग को लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो समंदर में से समंदर के अंदर भी इस तरह से वॉल्केनिक जो इरप्शंस होता है उसमें से राख, अंगार, बहुत कुछ निकलता है। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, समंदर का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ओके, तो वॉल्केनिक इरप्शन एक रीज़न हो गया समंदर के पानी को खारा करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें से आते हैं मिनरल्स, एशेस, सॉल्ट्स एंड गैसेस जो समंदर के पानी में मिक्स हो जाते हैं। ओके। 3. ड्यू टू कंटिन्यूअस evaporation of ocean water the proportion of salt increases. अभी evaporate होने का मतलब क्या होता है, evaporate होने का मतलब होता है पानी जो होता है वो सूरज की जो रोशनी होती है, हीट होता है, उससे वो क्या होता है, उसका वेपर होता है। वाटर वेपर होने की वजह से क्या होता है, समंदर का पानी जो होता है वो ज़्यादा खारा होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। ओके। फिर 4 सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। हाँ, सैलिनिटी का मतलब भी होता है खारापन, ठीक है। तो 1 सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीन्स पार्टिकल्स पर 1000
पार्टिकल्स पर 1000 देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ये जहां पे भी दिखाई देगा तुम लोगों को, तो उसका मतलब हो गया पार्टिकल्स पर 1000, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। 2. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज 35 पार्टिकल पर 1000. 3. द डेड सी इज नॉन to have the maximum salinity. Its salinity is 332 per 1000. Got it? तो अभी ये साइन दिखेगा तो समझ जाना तुम लोग पार्टिकल्स पर 1000 है ये, ओके। देन 3. The Dead Sea is known to have the maximum salinity. Its salinity is 332 पार्टिकल पर 1000, ठीक है। डेड सी में जो होता है सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम यानी ज्यादा। उसके बाद है 5. सॉल्ट पैन्स एंड सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स. 1. सॉल्ट एज अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सॉल्ट पैन्स इन द कोस्टल एरियाज. 2. सॉल्ट इज एन आइटम इन अवर डाइट. अभी नमक के बिना खाना खा सकते हैं क्या तुम लोग? नहीं। तो सॉल्ट पैन्स जो होते हैं समंदर के किनारे पर सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? देखो ये होते हैं ऐसे सॉल्ट पैन्स बनाते हैं, ठीक है। वो इस तरह से खड्डा, थोड़ा सा खड्डा करते हैं ऐसे, ओके। फिर है ना इसमें थोड़ा ऊंचाई रखते हैं ऐसा, और इसके अंदर है ना समंदर का जो पानी होता है, वो जो रेत होता है ना समंदर के किनारे पे, तो इसमें क्या करते हैं लोग, समंदर का पानी है ना आता है इसमें, ठीक है। और फिर वो जब वाटर का वेपर होता है, वाटर का वेपर हो जाने के बाद सिर्फ उसमें का जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट ही बच जाता है, और जो पानी होता है उसका वेपर हो जाता है। वेपर हो जाना यानी उसका बाफ हो जाता है और वो गायब हो जाता है, और सिर्फ नमक, वही नमक हम लोग यूज करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। बिना नमक के खा सकते क्या तुम लोग? तो अभी पता चला ना तुम लोग को कैसे नमक आता है तुम लोग के पास। तो सॉल्ट इज एन आइटम इन अवर डाइट, हमारे डाइट में का एक आइटम है वो। फिर समंदर के किनारे में इस तरह से पैन्स बना के सॉल्ट बनाया जाता है। फिर लाइक सॉल्ट मेनी अदर मिनरल्स लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, आयोडीन एटसेट्रा आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सी। अभी नमक के अलावा और क्या क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग समंदर में से? तो ये देखो फॉस्फेट, सल्फेट एंड आयोडीन, ये भी तुम लोग याद रखना, ओके। अभी उसके बाद है फिश एंड अदर मरीन एनिमल्स। अभी फिश समंदर में ही आते हैं, मरीन एनिमल्स, ओके, पानी के अंदर जो है वो। उसके बाद वी गेट फिश फ्रॉम सीज, रिवर्स एंड लेक्स. The proportion of fish in seas is much greater than of those rivers and lakes. Obviously ना, नदी छोटी होती है, लेक छोटे होते हैं, लेकिन समंदर कितना बड़ा होता है क्या नहीं? फिर वो इतने बड़े समंदर में से हम लोग को फिश भी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो कंपेयरिंग टू रिवर्स एंड लेक्स, समंदर में से हम लोग को बहुत ज़्यादा फिश मिलते हैं। 2. Catching fish and other marine animals is one of the ancient occupation of human beings. ये बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ये मच्छीमारी बोलते हैं उसको, मच्छीमारी का ये जो काम है वो बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। 3. Marine animals are used for preparing various food items, producing fertilizers, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा एंड फॉर रिसर्च। अब ये जो मरीन एनिमल्स का यूज़ किसके किसके लिए करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? प्रिपेयरिंग वेरियस फूड आइटम्स, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए, एंड फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है दवा बनाने के लिए, एटसेट्रा, एंड फॉर रिसर्च, रिसर्च यानी कोई भी वो लोग खोज करते हैं ना, उसके लिए भी उसका वो लोग यूज करते हैं। 4. द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्रीज, आइलैंड्स लाइक सिचल्स, मॉरिशस, मालदीव्स एटसेट्रा लार्जली डिपेंड्स ऑन द सी। ये एग्जाम में आ सकता है।
कौन से कंट्रीज है जो या फिर आइलैंड्स है जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, पीपल, द लाइफ ऑफ पीपल डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, तो वो है सिचेल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना तुम लोग। ठीक है, अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मैंने तुम लोग को सिखाया हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है, ये है समंदर, समंदर को सूरज की रोशनी मिलती है, सनलाइट की वजह से, हीट मिलने की वजह से समंदर के पानी का क्या होता है, वेपर होता है, भाप होता है। भाप होने के बाद वो बनते हैं आसमान में बादल। ठीक है, आसमान में बादल बनने के बाद वो क्या बन के बरसते हैं ज़मीन पे, बादल बनने के बाद फिर वो पानी बरसते हैं, पानी बन के बरसते हैं ना, बारिश। फिर बारिश आया, फिर यहाँ पे पानी जमा हो गया, फिर उसका वेपर हो गया, फिर सनलाइट की वजह से उसका वेपर हुआ, हीट चाहिए उसको ना वाटर वेपर होने के लिए, फिर उसके क्लाउड्स बने, फिर बारिश आया। ये क्या हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, साइकिल। सनलाइट जो है उसकी वजह से पानी का वेपर हुआ, पानी का वेपर आसमान में गया, आसमान में बादल छाए, बादलों में से क्या गिरा, पानी नीचे गिरा। ठीक है, समझ गए तुम लोग, है ना आसान। हाँ, गुड। अभी और एक मोस्टली आने वाला सवाल जो है वो ओशियन इन दी वर्ल्ड, कौन से ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो स्पेलिंग जो है वो बराबर से लिखना तुम लोग। ठीक है, और जैसे मैंने अभी ये बताया था तुम लोग को, कंट्रीज आइलैंड वेयर द लाइफ ऑफ पीपल लार्जली डिपेंड्स ऑन द सी, तो वो है सिचेल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। ठीक है, उसके बाद है कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है पानी में से व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें लेकर जाना, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से पानी के जहाज में से ही वो दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। तो स्पेन, नॉर्वे एंड जापान एटसेट्रा। द मेन मरीन एनिमल कंज्यूम्ड इन इंडिया, तो ये मरीन एनिमल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में खाया जाता है, ये सवाल आने के पूरे चांसेस है तुम लोग को। तो वो है प्रॉन्स, उसको कोलम भी बोलते हैं, क्लैम्स, तीसरे क्रैब्स, खेकड़ा, शेरफिश तो सुरमई, देन मैक्रिल, बांगड़ा, फिर ये है पॉम्फ्रेट, पापलेट, इंडियन शार्क यानी मोरी, भाई मुझे बहुत से फिश के नाम पता नहीं है, फिर इंडियन सैल्मन मीन्स रावस। ओके, तो इसमें के 5 भी नाम लिखोगे ना तुम लोग तो चल जाएगा। ओके, पानी में से मिनरल्स कौन से मिलते हैं, आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक एटसेट्रा। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या है, नदी में समंदर में से हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो शिप के द्वारा, ट्रैवलर्स के द्वारा और बोट्स के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, अभी हाइड्रोस्फीयर के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ओशियन, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वेयर्स एंड ग्राउंड वाटर। ओके, ये भी आने का सवाल है ना, पूरा चांस है। हाउ मच % ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर इज कंटेन्ड इन ओशियन, तो 97.7%। ओके, विच सी इज नोन टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी, जो मैंने तुमको बताया था वो थी डेड सी। देखो घुमा फिरा के वही सवाल आने वाले आप लोग को, मेन आपको क्या है वो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, फिर समंदर में से आदमी लोगों को क्या क्या मिलता है, फिश मिलता है, मिनरल ऑयल मिलती है, गैस मिलते हैं, फूड आइटम्स मिलते हैं। ओके, तो ये तुम लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरा, आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, फिर सॉल्ट भी तो मिलता है ना हम लोग को। हाँ, वो सब याद आता है ना, वो सब लिखो तुम लोग। फिश के नाम वाम भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है,
हाँ, अभी समंदर के जो रास्ते हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वो बहुत सस्ता पड़ता है हम लोगों को। इसके लिए वो इकोनॉमिकली बहुत ही वाटरवे जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ही कंफर्टेबल होता है, उसमें पैसे हम लोग को ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं। राइट ब्रीफ अबाउट वाटर साइकिल के बारे में आया, तो जो मैंने अभी आपको बताया था वाटर साइकिल, उसको थोड़ा ब्रीफ में दिखाने के लिए ना तुम लोग डायग्राम भी निकाल के दिखाओगे ना टीचर को तो भी चलेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तुम लोगों का। ठीक है, अभी उसके बाद है, नहीं ये डाइट वाइट का अपने को नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग अगले इसमें जाते हैं लेसन की तरफ, रॉक्स एंड रॉक टाइप्स। हाँ, अभी यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर रॉक के इसमें हम लोग देखेंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ग्रेनाइट रॉक फाउंड, तो वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न आएगा, तो आपको ईस्टर्न में, ईस्टर्न जो है उसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज यूज एज फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो है कोल। कोल जलाते हैं ना हम लोग, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। डायमंड का यूज नहीं करेंगे हम लोग, और एम्फीबोलाइट का भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज यूज एज अ ज्वेलरी, तो ऑब्वियसली डायमंड, डायमंड की ज्वेलरीज पहनते हैं ना, तो वो। ओके, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट आर बिल्ड इन इग्नियस रॉक, तो ताजमहल तो भाई मार्बल से बना हुआ है, वो नहीं है। फोर्ट रायगढ़ है, ठीक है, रेड फोर्ट भी नहीं है, फोर्ट रायगढ़। ओके, उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। igneous rocks are also referred to as primary rocks, तो ये है right. pumice is a porous rock, तो ये है right. 3 amphibolite is formed out of limestone, तो ये है wrong. तो एम्फीबोलाइट इज जो है वो किससे बनता है, मार्बल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ लाइमस्टोन। अच्छा, एम्फीबोलाइट नहीं, लाइमस्टोन से क्या बनते हैं, मार्बल्स बनते हैं। ठीक है, मार्बल होता है ना वाइट कलर का, वो। उसके बाद है 4 क्वार्जाइट इज सेडिमेंट्री रॉक, तो ये है रॉन्ग. तो क्वार्जाइट जो है वो है मेटामॉर्फोज्ड रॉक. स्पेलिंग जरा बराबर से देख लेना, तुम लोग स्पेलिंग में गलती करोगे लिखने में तो फिर मार्क्स कटेंगे तुम लोग के. 5. द मार्बल फ्रॉम माइंस इन मकराना इन राजस्थान वॉज यूज टू बिल्ड दी ताज महल. तो ये है राइट या फिर ये आंसर इन वन सेंटेंस में भी ये सवाल आपको आ सकता है, क्योंकि पिछले पेपर्स में मैंने 2-3 इसमें मैंने ये देखे हुए हैं, ये वाला सवाल आया है. ठीक है, तो नेम द फॉलोइंग में हम लोग देखते हैं द मेन मिनरल फाउंड इन रॉक्स. तो रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को? सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. 2. द मेन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो एक है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, याद रखना. हाँ, 3 टाइप के रॉक्स है. मेन जो रॉक्स है वो 3 टाइप के हैं. 3. अ रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक फोर्थ इज प्यूमिस. प्यूमाइस. वॉल्केनिक से जो पत्थर तैयार होता है, वॉल्केनिक लावा से जो पत्थर तैयार होता है उसे प्यूमाइस कहते हैं. ठीक है. 4. द रॉक यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रेड फोर्ट इज रेड सैंडस्टोन. रेड फोर्ट बनाने के लिए कौन सा पत्थर यूज किया गया था? तो वो था रेड सैंडस्टोन. ओके,
उसके बाद 5, द रॉक यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ताज महल इज मार्बल। 6, द रॉक फाउंड इन रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स इज लेटराइट। 7, the districts of Maharashtra having distribution of sedimentary rocks is नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती। ठीक है, तो भी अगर क्वेश्चन आया आपको तो व्हाट इज रॉक? रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन द लिथोस्फीयर। अभी ये है ना हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सब पढ़ाई की है हम लोगों ने, है क्या नहीं? तो लिथोस्फीयर में जो कुदरती तौर से अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं उसी को कहाँ पे फॉर्म होते हैं? लिथोस्फीयर में, तो उसे ही रॉक कहते हैं। ऑफ विच थिंग्स इज द अर्थ क्रस्ट मेड ऑफ? ये एग्जाम में आता है वे सवाल, अभी तक तो आया है। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? तो रॉक्स एंड सॉइल से बना हुआ है। ओके, देन ऑन विच फैक्टर्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक डिपेंड? रॉक की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स मिनरल्स एंड देयर प्रोपोर्शन एज वेल एज on the formation processes. अभी 4, which types of rocks are formed out of cooling the magma and lava? तो जो लावा का रस मैंने भी आपको डायग्राम करके निकाल के दिखाया था, तो जो लावा का रस ठंडा होने के बाद कौन सा पत्थर तैयार होता है? तो वो है इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड आउट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड लावा। महाराष्ट्र में इमारत बनाने के लिए कौन से रॉक यूज करते हैं? तो वो है बेसाल्ट। तो अभी डिफरेंशिएट बिटवीन में अगर देखो इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आएगा, तो इग्नियस रॉक जो होता है वो किससे बना है? मैग्मा एंड लावा से। और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो किससे फॉर्म्ड आउट हुआ है? डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड देयर कॉम्पैक्शंस। ओके, देन इग्निशियस रॉक्स आर हेवी, बहुत हेवी होते हैं वो। देन सेडिमेंट्री रॉक्स आर लाइट वेट, लाइट वेट होते हैं यानी हल्के होते हैं। दो ही पॉइंट्स लिखने होते हैं, दो ही मार्क के होते हैं वो। फिर सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अभी सेडिमेंट्री रॉक जो है अभी हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा है ना, वो किससे फॉर्म्ड होता है? डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड देयर कॉम्पैक्शन। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स are formed out of recrystallization of the original rocks due to tremendous heat and pressure. अभी पत्थर जो होता है, पत्थर का ही रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर से वो पत्थर बनता है, किसकी वजह से होता है? वो ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर की वजह से। ओके, देन जो ओरिजिनल रॉक होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स आर लाइट वेट, हल्के होते हैं, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हेवी। अभी ये हम लोग ने यहाँ पे भी सीखा ना, हल्के होते हैं, तो ये हल्के होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो इससे ज़्यादा हेवी होते हैं। गॉट इट? अभी देखो, अगर तुम लोगों को इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर आता है तो तुम लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ कूलिंग डाउन द मैग्मा एंड लावा। भी ये पक्का दिमाग में बिठा लेना। एंड ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हीट एंड प्रेशर की वजह से होता है रिसाइकलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर। उसके बाद है 2, इग्नियस रॉक्स आर रिफर्ड टू एज प्राइमरी रॉक्स। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नॉट रिफर्ड टू एज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, तो इतना भी अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो तुम लोग अच्छे से पेपर दे पाओगे। उसके बाद ये है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है?
तो नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूजेस टू फुलफिल हिज नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो कुदरत से हमें मिली हुई है, ओके, जो हमने नहीं बनाई हुई, इंसानों ने नहीं बनाई हुई, कुदरत से मिली हुई है, तो वो है नेचुरल रिसोर्स, ओके। मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम कि नेचुरल रिसोर्सेज इनवैल्यूएबल क्यों है, अनमोल क्यों है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, वो बहुत ही लिमिटेड है अपने कुदरत में। अभी कौन से है नेचुरल रिसोर्सेज? एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड लैंड आर द नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एयर इज अवेलेबल इन प्लेंटी, दिस नेचुरल रिसोर्स नेवर डिप्लीट्स, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वी नीड एयर फॉर द वेरियस पर्पजेस, राइट फ्रॉम ब्रीदिंग टू बर्निंग। अभी हवा क्यों लगती है हम लोग को? एक तो सांस लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना हवा, अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे हम लोग तो जिएंगे कैसे? और जलाने के लिए, बर्निंग के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद है सॉइल। सॉइल इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर, मिट्टी में ही सब अनाज उगता है ना, पेड़ पौधे जो भी है वो। सॉइल फॉर्मेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल रॉक्स, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम। 3. A long period is required for the formation of mature soil as it is a very slow process. और ये जो मिट्टी बनने के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और बहुत ही लेंदी होता है उसका प्रोसेस। ये है वाटर। द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन वाटर, है ना। अगर तुम लोग को ऐसे राइट शॉर्ट नोट्स में भी अगर आता है ना तुम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो तुम लोग लिख सकते हैं ना पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। अब तक तो तुम लोगों ने जान ही लिया होगा पानी का इम्पोर्टेंस। वाटर इज अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटीज ऑन द अर्थ, हाउएवर वेरी meager quantity means 0.003% of the total water on the earth is actually available for use. बाकी सब खारा पानी है, इतना ही पानी पीने लायक है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लांट्स। देखो अभी नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लांट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ग्रास, हर्ब्स, shrubs and trees. In the past, man successfully experimented with some grasses to obtain food grains. This in turn resulted in the flourishing of settlement near river basins. अभी जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था, हिस्ट्री में ही सीखा हुआ है ना कि किस तरह से लोग नदियों के किनारे रहने लगे और फार्मिंग करने लगे। फार्मिंग के लिए पानी की जरूरत होती है ना। अभी लोग तभी भटकते थे तो कैसे फार्मिंग करेंगे, इसके लिए फिर उन लोगों को पता चला कि भाई आपने को फार्मिंग करना है तो नदी के किनारे रहो, नदी में से पानी लो, फार्म में डालो, फिर अनाज आएगा। सीधी सी बात है। फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एज पर द टेम्परेचर जोन्स वी फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ: इक्वेटोरियल एवरग्रीन, डिसिडियस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, थॉर्नी श्रब्स है ना कांटे वाले, टेम्परेट ग्रासलैंड, मिक्स्ड फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव्ड, कॉनिफेरस एंड टुंड्रा। 3. It is very likely that in future we shall have to depend on aquatic plants for fulfilling the needs of the growing human population. अभी क्या हो रहा है, इंसान का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर हो सकता है कि भविष्य में हम लोगों को इस एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ही अपना गुजारा करना पड़े, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स। मैन मेक्स यूज ऑफ एनिमल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। हम लोग यूज़ करते हैं ना एनिमल्स को कितने सारे काम के लिए, घोड़ा गाड़ी,
फिर घोड़ा राइड करने के लिए, फिर बैलगाड़ी, फिर गाय बकरी ये सब पालते हैं, हैन पालते हैं, है ना, बहुत सारे यूज़, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए, तो वो हम लोग लिख सकते हैं इसमें। 2. एनिमल आर यूज फॉर प्लफिंग, राइडिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड फॉर ऑब्टेनिंग फूड आइटम्स। अभी गधा होता है, गधे के ऊपर मिट्टी बिट्टी कोई भी वजन का सामान डाल के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। बैलगाड़ी एनिमल बांधते हैं उसको, फार्मिंग के लिए, है ना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 7 मिनरल्स। 1. मिनरल्स आर inorganic substances that are formed by naturally occurring chemical processes. 2. Minerals are generally classified as metallic minerals and non-metallic minerals. तो मिनरल्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर यूज इन ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स। देखो भाई, मेटालिक जो है वो अलग अलग मेटल्स यानी धातु बनाने के लिए काम में आते हैं, और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो अलग अलग केमिकल्स बनाने के काम में आते हैं, वेरियस केमिकल्स बनाने के काम में आते हैं। उसके बाद है लैंड। लैंड यानी जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेप्ट फिशिंग आर बीइंग कैरिड आउट ऑन लैंड। अभी फिशिंग तो समंदर में पानी में होगा, है क्या नहीं, तो जो पानी ज़मीन पे हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारी ज़मीन पर होती है सिवाय फिशिंग के। लैंड इज़ एन इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ज़मीन भी जो है वो एक इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 2. लैंड इज सोल्ड और बॉट, बेचते हैं और खरीदते हैं। ऑब्टेनिंग लैंड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, यूजिंग इट फॉर construction as well as trade etc. are other uses of land. Okay. फिर हम लोग कितने अपने पर्पस के लिए लैंड का यूज़ करते हैं ना, कंस्ट्रक्शंस के लिए। कंस्ट्रक्शंस के लिए यानी देखो ये इमारतें बनाते हैं, होटल बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, कितने सारे क्या क्या बनाते हैं, सब ज़मीन पे ही तो बनाते हैं ना, हवा में लटकते रहते हैं क्या वो? नहीं, तो ज़मीन पे ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ज़मीन लेना, बेचना, खरीदना, अभी घर लेना है हम लोग को तो पैसे देने पड़ते हैं क्या नहीं, तो अलग अलग कारण के लिए भी इंसान जो है वो ज़मीन का उपयोग करता है। उसके बाद है 3. डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजियोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water, the land is used for various purposes. These factors also affect the distribution of living organisms including humans. अभी जो ज़मीन होता है उसके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, जैसे फिजियोग्राफी, उसकी मिट्टी, क्लाइमेट, वो हिसाब से हर जगह की जो ज़मीन होती है ना, अगर तुम लोग देखोगे तो अलग अलग टाइप की होती है। 9. द नीड फॉर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अ जुडिशियस मैनर। अभी नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं जुडिशियस मैनर में, ज़रूरत कैसे पड़ती है। इनिशियली मैन विद द हेल्प ऑफ हीज इंटेलेक्चुअल पावर स्टार्टेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ। अभी इंसान तो बहुत चालाक है, तो उसे पता है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो उसे ये भी पता है कि ज़मीन को किस तरह से उसे यूज़ करना है। लेटर द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन लेड टू एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस बिगन टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर। अभी क्या हो गया, कुदरत ने हमें दिया था, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, लेकिन क्या हो गया, पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, रहने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। तो ज़मीन कम पड़ रही है तो इंसान क्या कर रहा है, समंदर को बुझा रहा है, नदियों को बुझा रहा है, जंगल तोड़ रहा है, अपने लिए इमारतें बना रहा है, होटल्स बना रहा है, ठीक है। तो ये सब वो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुदरत का जो बैलेंस है वो खराब होते जा रहा है।
Therefore, to maintain the balance of nature, it is very necessary to use natural resources in a judicious manner. इसके लिए हम लोग को ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हम लोग को संभाल कर यूज करना चाहिए, उसका जतन करना चाहिए हमें, ओके, ताकि वो हमें आखिर तक हमारे काम में आए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भी काम में आए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थी मैंने अभी आप लोगों को बता दी है लैंड के बारे में, क्योंकि और भी है आगे जो है वो एनर्जी रिसोर्सेस। कितने हैं भाई टोटल लेसन्स आप लोगों के? आई थिंक हो गया है, एक ही लेसन है अभी। यस, तो एनर्जी रिसोर्सेस में की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 1. एनर्जी रिसोर्सेस। 1. As man's need increased, several changes took place in the use of energy resources and devices. अभी जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है ना, तो कुछ एनर्जी रिसोर्सेस और डिवाइसेस में भी चेंजेस आ गए हैं। To energy resources can be classified in many ways, such as conventional and non-conventional, renewable and non-renewable, substance-based and process-based, etc. तो एनर्जी रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। अभी आगे हम लोग को वो आएगा थोड़ा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, 2. Substance-based energy resources. Substance-based energy resources are biotic. Okay. Availability of these resources is limited. तो ये जो resources है biotic resources जो है वो बहुत ही limited है। The use of these resources leads to pollution. तो इसका ज़्यादा यूज़ करने से क्या बढ़ते जा रहा है? पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। These resources cause damage to the environment. तो ये क्या कर रहा है? हमारे environment को डैमेज कर रहा है। उसके बाद है wood, लकड़ा। In villages, wood is used on a large scale for cooking and earthen stoves. तो गांव में जो लकड़ा होता है उसका यूज़ करते हैं वो लोग कुकिंग के लिए। अर्दन स्टोव यानी वो जो चूल्हा होता है ना, आई थिंक वो चूल्हा ही होता है, उसके लिए वो लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं। टू कोल, कोल यानी कोयला। लो क्वालिटी कोल इज यूज फॉर कुकिंग एंड कोक एंड हाई क्वालिटी कोल इज यूज इन इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस। ठीक है, तो कोल कहाँ पे? कुकिंग में भी यूज़ करता है, और हाई पावर जो होता है वो इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। तो ये तुम लोग ध्यान में रखना। उसके बाद मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। मिनरल ऑयल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, अंडरलाइन दिस। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूज इन थर्मल पावर जनरेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं थर्मल पावर जनरेशन के लिए? मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद है बायोगैस। बायोगैस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम बायोटिक वेस्ट मटेरियल such as faces of animals and dead leaves, shells, etc. अभी बायोटिक यानी क्या होता है? देखो, जानवरों का जो टॉयलेट होता है ना, उसका जो फेसेस दिया है, यानी जो लोग छिछी करते हैं, है क्या नहीं, तो वो उससे फिर डेड लीव्स, सूखे पत्ते, उससे शेल्स जो होते हैं उससे बायोगैस तैयार होता है। 5. Energy from waste material. Waste material can be segregated to use the biotic components to generate gas. Okay, biotic components को यूज किया जाता है गैस जनरेट करने के लिए। 6. Atomic energy. Splitting of atoms of minerals like uranium and thorium can be used for power generation. ओके, तो क्या यूज होता है? यूरेनियम एंड थोरियम पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस।
Process based energy resources are abiotic. Availability of these resources is unlimited. The use of these resources does not lead to pollution. अभी ये resources pollution नहीं क्रिएट करते हैं, उससे pollution नहीं होता है. These resources are environment friendly. तो अबायोटिक जो resources होते हैं वो environment फ्रेंडली होते हैं. अभी देखो तुम लोग को डिफ्रेंशिएट बिटवीन में बायोटिक एंड अबायोटिक अगर आता है तो तुम्हें लिखने आना चाहिए. ठीक है. देन हाइडल पावर. हाइडल पावर इज द पावर ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर. जो बहता हुआ पानी रहता है ना, उससे मिलता है वो, उसे बोलते हैं हाइडल पावर. जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं हाइडल पावर. देन विंड एनर्जी. नाउअडेज विंड इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. Due to wind speed, the blades of the windmill turn, generating kinetic energy. This kinetic energy is further converted into electricity. ये तुम लोगों ने देखा होगा ना पहाड़ों पे वगैरह ना, इस तरह से तुम लोगों ने देखा होगा. देखो मैं कोशिश करती हूँ बनाने की. आई थिंक ये ऐसे ही होता है वो विंड. देखा होगा तुम लोगों ने. इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको आइडिया आने के लिए बता रही हूँ. ऐसे ही देखो होता है वो विंड मिल में, और वो घूमते रहता है, फिर उसमें से एनर्जी क्रिएट करते हैं वो लोग. ठीक है. उसके बाद है सोलार एनर्जी. द लाइट एंड हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ सोलार पावर. सूरज की किरणों का भी यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए. ठीक है. उसे बोलते हैं सोलार एनर्जी. व्हाट इज सोलार एनर्जी? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो जो सूरज की रोशनी से हम लोग को एनर्जी मिलती है उसे सोलार एनर्जी बोलते हैं. सिंपल है क्या नहीं. उसके बाद है टाइडल एनर्जी. सी वेव्स एंड टाइड्स. अभी देखो टाइडल यानी क्या? वेव्स होते ना, टाइड्स आते हैं ना समंदर में, वो ध्यान रखना. टाइडल मीन्स टाइड्स. सी वेव्स एंड टाइड्स आर द मूवमेंट्स of ocean water that are used for generating kinetic tidal energy. जो समंदर में जो वेव्स आते हैं ना, लहरें, उससे जो एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं टाइडल एनर्जी. ठीक है. उसके बाद है 5 जियोथर्मल एनर्जी. द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी. ओके. द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर यानी जमीन के अंदर से जो हीट आती है इज यूटिलाइज, उसका भी यूज करते हैं जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, जमीन के अंदर का हीट यूज किया जाता है. ठीक है. द नीड फॉर यूजिंग एनर्जी फ्रुगली. द डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू growing population, urbanization and the growing need of man. अभी ये जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, तो एक तो द डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग. क्या हो रहा है? लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, शहरीकरण बढ़ते जा रहा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी जो एनर्जी की जो नीड है हमारी बढ़ती जा रही है. 2. It is necessary to use alternative and non-conventional energy resources. Therefore, it is necessary to use energy frugally. अभी कैसे हम लोग को इसका यूज़ बहुत ही संभाल के करना चाहिए. ठीक है. तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो मिलेगा. ओके. तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं. ओके. तो क्या ये डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं उन लोगों ने. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नहीं दिया है इन लोगों ने यहाँ पर. ओके. ह्यूमन ऑक्यूपेशन एक बचा है यहाँ पे. ओके. ह्यूमन ऑक्यूपेशंस यानी लोगों के जो काम होते हैं वो. ठीक है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, वी कैरी आउट मेनी एक्टिविटीज ऑक्यूपेशंस टू फुलफिल अवर नीड. सम ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर.
हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो वो कुछ ऑक्यूपेशन जो है वो हमारे कुदरत के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. ऑक्यूपेशन दैट आर डिपेंडेंट ऑन नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन. जो कुदरत से हम लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, हाँ ऑक्यूपेशन यानी हाँ वही काम धंधा करते हैं, उसे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं. एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एटसेट्रा. जैसे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है मुर्गी पालना, बकरे पालना, ठीक है वो. और फिशिंग पानी ये मच्छी पकड़ना. ओके. उसके बाद है 2 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है. इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर मीन्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन, है ना. प्रोडक्ट हमने लिया नेचर के साथ, नेचर के पास से हमने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वो हो गया प्राइमरी ऑक्यूपेशन. आर प्रोसेस्ड, देयर क्वालिटी इज एनहांस्ड एंड दे आर मेड फॉर ड्यूरेबल. फिर नेचर से हम लोगों ने लिया, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया, फिर हमने हमारे हिसाब से उसका यूज़ किया. ओके, तो वो हो गया सेकेंडरी. एग्जाम्पल श्रीखंड. श्रीखंड किससे बनते हैं? दूध. दूध का दही बनाया, फिर दही से हम लोगों ने श्रीखंड बनाया. बटर सेम, चीज सेम एटसेट्रा आर द प्रोसेस फ्रॉम मिल्क. शुगर इज प्रोसेस्ड फ्रॉम शुगर केन एटसेट्रा. अभी शुगर केन कुदरत से मिलता है हम लोग को, है ना. दूध कुदरत से मिलता है हम लोगों को, गाय बैल देती, गाय भैंस देती है ना. तो ऐसे. देन टेरिटरी ऑक्यूपेशन. टेरिटरी ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? द ऑक्यूपेशंस प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड द टेरिटरी ऑक्यूपेशंस. तो ऑक्यूपेशन जो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, किसका? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का. प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो कुदरत से मिलता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो कुदरत से मिली हुई चीज़ है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, फिर हम लोग उसे यूज़ करते हैं उसका. ठीक है, ये जो है उसको ही कहते हैं क्या है? टर्टियरी ऑक्यूपेशन. ओके, टर्टियरी ऑक्यूपेशन है बच्चों. ओके. देन 2 एग्जांपल्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एटसेट्रा. अभी ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोड करते हैं, अनलोड करते हैं चीज़ों का, सेल करते हैं, चीज़ सेल करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, वो भी एक ऑक्यूपेशन ही है. ओके. उसके बाद है ये भी लास्ट है जो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके पास भी समय कम है. थोड़ा फटाफट देख लेना तुम लोग, ठीक है. अभी रात को भी देखना और सुबह उठ के भी देख लेना, तो तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा. 4 quaternary occupation means the special services rendered by people having some special skills, expertise are called quaternary occupation, जिसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ रहता है. एग्जाम्पल्स: इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ चीज, पनीर, मेंटेनिंग मशीन्स, प्रिपेयरिंग डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग्स एटसेट्रा. जैसे ने किसी पे मास्टरी की होती है, ऐसे की स्पेशलाइजेशन किया हुआ रहता है. ठीक है, तो वो के आई थिंक अभी इतना तुम लोगों को आइडिया भी आ गया तो भी बहुत हो गया है. तो तुम लोग अभी अच्छे से पढ़ाई करना. शॉर्ट एंड स्वीट मैंने फटाफट लास्ट मोमेंट रिवीजन दिया है तुम लोगों को, तो ऑल दी बेस्ट. ओके, क्योंकि कुछ बच्चों के मुझे फ़ोन आए, कुछ बच्चे आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है मिस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो चलो मैंने बोला फटाफट क्यों ना मैं रिवीजन करा दूं आप लोगों को. थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आप लोगों ने मुझे लेट कहा है. ओके, तो चलो देन कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.